कर्नल आर.एन. यादव साहब, हमारे दूर दराज से आए सम्मानित सैनिक, शहीद परिवार माना सिंह की धर्मपत्नी जी और उनकी बेटी जी, ग्रामवासी और मेरे दाहिने साइड में बैठे मुझे हर समय एक शक्ति देने का जो काम करते हैं, हमारे साथ हमेशा चलते हैं, आदरणीय रजनीकांत यादव जी, अजय यादव जी और महेंद्र यादव जी को और इनके टीम को भी मैं नमन करता हूं। आप लोगों ने आज हम उस वीर शहीद के बारे में सुनने के लिए हम आए हैं जिसकी कल्पना मात्र से हम फौजियों के रोए खड़े हो जाते हैं। 1800 फीट की ऊंचाई, जहां पे मात्र एक कदम बढ़ाने से सांसें फूलने लगती है। 120 किलोमीटर की तेज हवा, जहां पे आमने सामने आप बात नहीं कर सकते हैं, और बर्फीली हवाएं जो आपके कान को और मुंह को आपके पहचान से दूर कर देती हैं। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी श्रीनगर में गुलमार्ग में ये पोस्टेड थी। 114 इन्फेंट्री बटालियन के इन्फेंट्री कमांडर जो थे ब्रिगेडियर रैना, जो इस कंपनी को बखूबी जानते थे, और चिशुल सेक्टर की जो हवाई पट्टी थी उसको संरक्षण देना था, उसको देखभाल करना था कि कहीं दुश्मन उसको मिटा न दे, जिससे हमसे वो क्षेत्र जो है दूर हो जाएगा। इसलिए ब्रिगेडियर रैना ने अपने पावर का यूज करके उस कंपनी को कहां बुलाते हैं, इस ले कंपनी को अचानक आदेश मिलता है और अपने कमांडर, जैसा कि आप लोगों ने सुना था, मेजर शैतान सिंह के आदेश पे तुरंत पैकअप होते हैं और चल देते हैं अपने आगे की चौकी पे। वहां पहुंचते हैं, अपना निर्णय करते हैं। जिस क्षेत्र में ये थे, इतिहास कहा जाता है कि उस क्षेत्र में ये नहीं था कि दुश्मन हमारे ऊपर हमला करेगा। उनको हमला कहां करना था? हवाई पट्टी पे, वो उनका टारगेट था। लेकिन कहा जाता है हिंदी चीनी भाई भाई कह के उन्होंने वो काम किया जिसका हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे जितने 20 जवानों के साथ रोल कॉल लेते हैं, मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं और पूछते हैं कि हमें ये आदेश मिला है कि हम लोग अपनी पोस्ट को छोड़ के पीछे चले जाएं। मैं नहीं जाऊंगा, मेजर साहब ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग का जो निर्णय है, जिसको जाना है जा सकता है। 65 जवान हरियाणा के, 25 जवान उत्तर प्रदेश के, 2 जवान बिहार के, बाकी बचे राजस्थान के। लोगों ने कहा, साहब जब आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अपने देश के लिए आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 18 तारीख को सवेरे 3:30 और 4 के बीच में भ्रष्ट आता है, और इससे पहले जो ओपी थी उन्होंने देख लिया था कि हमारे क्षेत्र में 3000 से 4000 सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस हमारे को घेर चुके हैं। फायरिंग आती है और देखते हैं कि धीरे धीरे चीनी सैनिक हमारे तरफ बढ़ते आ रहे हैं। और उस समय का आप ये जानें कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉमनवेल्थ गेम में बाहर थे और वहां से आते ही सीधा कोलंबो चले जाते हैं, वो भी देश में नहीं थे। जो हमारे रक्षा मंत्री थे मेनन साहब, वो भी किसी कारणवश बाहर थे।
जो जनरल ऑफ स्टाफ, जो आर्मी कमांडर होते हैं, वो भी बाहर थे उस समय पे। एक वार ऑफ प्लानिंग ब्रिगेडियर पलित साहब, हेलो, वो भी बाहर थे। कहीं से भी निर्णय आपको मिलने वाला नहीं था और हमारे सैनिकों के पास उस विषम परिस्थिति में ना हथियार थे उसके लायक और ना उनका ड्रेस था। इतिहास बताता है कि जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, एक उस समय 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर था। 0 डिग्री में आप लोग जानते हैं कि पानी जम जाता है। इनके हाथ में जो ग्लव्स थे, बर्फ में वो जम जाते हैं और बंदूक के ट्रिगर तक अंदर नहीं जा रहा था। जब इसको निकालते हैं और हथियार से जब इनका उंगली प्रेस होता है तो इनकी उंगली क्या होती है, बर्फ के कांटेक्ट से ये जम जाती है। उस विषम परिस्थिति में भी अपनी ताकत से उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा। मैं उन वीर शहीदों को, उनके जज्बों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार को अपने सर्व सैनिक संगठन के तरफ से, अपने पूरे सैनिकों के तरफ से, कर्नल आर.एन. यादव के तरफ से नमन करता हूं, जिन्होंने यादवों की वो वीर गाथा लिखी है जो इतिहास के पन्ने में लोगों ने दबा दिया, क्योंकि वो हार थी हमारी। सब लोग जानते हैं कि हार को लोग उजागर नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने विद्युत जीवन में इसे अपने खोज कर एक एक कहानी लिखकर आज जो हम लोग पढ़ते हैं, उन लोगों की जुबानी है जिन्होंने इसे हमारे तक लाया है। इतिहास बताता है कि जो 5-6 सैनिक बचे थे, चाइना ने जिन्हें उनको सैनिक अपने तरफ पकड़ के ले गए थे, बंदी बना लिए थे, वो किसी तरह से भाग के आते हैं और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो अपने अफसरों के पास पहुंचते हैं जो कहानी बताते हैं। हमारे अफसर, हमारे लोग उस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, कह रहे ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 120 सैनिक, एक अफसर और 120 सैनिक कैसे 1300 लोगों को मार सकते हैं, क्या संभव है। चाइना के पास अति आधुनिक हथियार, उनके पास ऐसा ड्रेस, लेकिन हमारे पास क्या था, हमारी मां का दूध था, हमारा खौलता खून था और हमारी बिरादरी थी यादवों की कौम। तीन महीना तक उस जगह पे वो लाशें उसी तरीके से बिछी रही, कोई उनको जाके देखने वाले नहीं थे। 3 महीने के बाद लोगों ने, हमारे हायर कमांड ने ये फैसला लिया कि जब फरवरी में, मार्च के महीने में एक टीम गठित हुई और एक ब्रिगेडियर साहब के देख रेख में वहां पे टीम जाती है। पहले जैसे बताया रजनीकांत जी ने कि पहले हमारा सिर्फ कैप और बेल्ट आता था सैनिकों का, तो उस समय भी हमारे शहीदों का ना बॉडी आया, ना कैप बेल्ट आया। जो ब्रिगेडियर साहब वहां पे जाते हैं और देखते हैं, 3-3.5 महीने के बाद भी वो शहीद सैनिक, 114 सैनिक उसी तरीके से बर्फ में दबे हैं, ना उनका हथियार हाथों से छूटा है और ना उनकी ताकत आज भी उनकी दिख रही थी। 3 महीने के बाद भी जस के तस पड़े हुए थे। ब्रिगेडियर साहब, रैना साहब भाव विभोर हो जाते हैं। इतिहास बताता है कि उनकी एक आंख पत्थर की थी और इतने भावुक होते हैं कि रोते रोते उनकी एक आंख निकल के गिर पड़ती। सैल्यूट है उन ब्रिगेडियर साहब को, जिन्होंने उस कंपनी पे भरोसा करा के उनको ऐसा दिशा निर्देश दिया था और ऐसे जगह पे उनको स्थापित किया था कि तुम इस जगह पे रहोगे। उनके भरोसे की सलाम, जिन्होंने उसके भरोसे को कभी 120 सैनिकों ने तोड़ने का काम नहीं किया और एक इतिहास बना। कहावत है, उन वीर शहीदों के नाम पे एक गाना भी बना है, तुम याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं हम
कैसे गाना? लता मंगेशकर ने उन शहीदों के ऊपर ही वो गाना बना था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। उन्हें वही मेजर शैतान सिंह जो थे, उनको पहला परमवीर चक्र जो हमारे देश में सबसे अदम्य साहस के लिए दिया जाता है, मेजर शैतान सिंह को दिया गया मरणोपरांत। और आज हमारा ये इतिहास है, हमारा गौरव है कि हमारे इस जिले में उस लड़ाई में 2 जवान हमारे इस जिले के थे। हमें गर्व है, जोरदार तालियां उनके लिए। एक जगदीश यादव और दूसरे हैं शहीद बाबू सिंह यादव, जिनके बारे में मैंने बहुत पता करने के लिए कोशिश किया था कि उनका परिवार का कोई भी आदमी यहाँ पे आ पाए, लेकिन जहाँ पे उनका एड्रेस था वहाँ पे कोई नहीं मिल पाया और हम लोग खोजने में असमर्थ रहे। कोशिश करेंगे कि अगले बार जब ये हो तो जरूर यहाँ पे उनका परिवार आए। मैं संतोष यादव, प्रधान शशिकांत जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने एक ऐसा गौरवशाली काम किया है। और जैसा कि हमारी बहन कविता यादव ने कहा कि उनकी याद को आप अमर बनाइए। हम विश्वास के साथ आज हमारी पूरी टीम यहां से जाती है, जाना चाहेगी कि जब हम अगले साल यहां पे आए तो उनका एक समाधि स्थल हमें यहां देखने को मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी हमें डीएम के पास जाने का या किसी के पास जाने का, कहीं से भी अगर जाने की जरूरत पड़ेगी तो कैप्टन सुब्बा यादव और सब सैनिक संगठन वहां जाने के लिए तैयार है। मैं एक बार फिर दूर दराज से हमारे सैनिक भाई जो आए हैं, कैप्टन साहब को आप लोगों को बताया मैंने, जो बबन साहब एक बार खड़े हो जाएं, इनके लिए जोरदार तालियां, जो आपके क्षेत्र के हैं और हीरो हैं। ये मास्टर एथलेटिक्स के राजा हैं और 65-67 साल उम्र है और अभी भी ये 7 मेडल उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करके जीतने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उन वीर माता को भी नमन करता हूं, वीर बेटी को भी नमन करता हूं कि हमारे उस शहीद परिवार की बेटी हैं और हमेशा हम लोगों को ताकत देने की काम करती है। और इनका त्याग, इनका बलिदान हमें और कुछ कर गुजरने को मन करता है। यहाँ के सम्मानित जितने भी ग्रामवासी हैं, आप लोगों को भी सैल्यूट करता हूं। जो आए उनको भी सैल्यूट, जो नहीं आए उनको भी सैल्यूट। मैंने सुना था कि बरौड़ा गांव यादवों का गांव है। प्रधान जी ने कहा था भैया जगह ना मिली बैठे के 200-300 आदमी हो यहाँ। मेरे तरफ से एक आदमी जो आप बैठे हैं 50-50 के बराबर है। इन्होंने तो 200 आदमी कहा। मैं तो समझता हूं कि आप लोग 5000 लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैं यादव उत्थान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक सपना है गाजीपुर में एक यादव भवन निर्माण करने का, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और मैं आप लोगों के सामने एक वादा करके जा रहा हूं कि उस यादव भवन जब बनेगा, उस भवन के गेट पे जरूर अपने जितने भी क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनके नाम से मेमोरियल स्थल में जरूर बनवाऊंगा। ये मैं वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लिए। और हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे एक बार प्रार्थना करने को उन्होंने कहा, सुब्बा यादव जी आप जहां बुलाएंगे मैं वहां आने के लिए तैयार हैं। विषम परिस्थिति में भी यहाँ पे आने का। और आपको बता दें, फौजी आदमी जो नियम का जो कितना पंक्चुअल होता है। हम लोग अभी घर पे ही थे, तब तक 10 बजे कर्नल साहब बिहार से सुहवल आके खड़े थे। मैंने पूछा साहब आप चल चुके हैं? बोले अरे कैप्टन साहब हम तो सुहवल खड़ा बानी। सलाम है उनको। सरौला में खड़े थे। और जितने लोग हमारे, मैं सबका नाम ले दूर है, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे खुद बेटी का तिलक अभी जाना है, तुरंत यहाँ से जाना है। आप लोग में मेरे लिए कार्यक्रम नंबर 1 था। हमारे भाई, मेरा परिवार उस काम को कर लेंगे। हम लोग 2 भाई, हमारे प्रधान जी एक ही परिवार के हम लोग यहीं पे हैं। यहाँ से सीधे हम लोग भाग के सासाराम जाएंगे। लेकिन हमारे लिए ये फंक्शन हमारे लिए जरूरी है। वो तो कैसे भी हो जाएगा, लेकिन हम इस स्थिति को इस समय पे कैप्टन सुब्बा अगर नहीं आते तो हमारा
जैसा कि हमारी बहन ने बताया, हमारे क्षेत्र में कोई भी सैनिक जुड़ा हो या न जुड़ा हो, अगर हमें पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, मेरे गाड़ी में परमानेंट 6 फीट का तिरंगा रखा हुआ है। हम जाते हैं, तिरंगा उड़ाते हैं और उसको लास्ट सलामी देने का काम करते हैं। मैं सभी सैनिकों से भी कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसा मौका आता है, हर काम को छोड़ दीजिए। एक भाईजान कह रहे थे कटिया बाटे, कटिया चला था, लेकिन हमारे लिए कटिया तो कालो हो जाए, लेकिन जिसने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दिया, उसको याद करने का समय आपको नहीं मिलेगा आज के बाद। मैं कैप्टन बबन राम को दोबारा सैल्यूट करना चाहूंगा, जिन्होंने रामगढ़ में कहा था मेरे 2 बेटे फौजी है और मैंने फौजियों को कह दिया है कि लड़ाई में सामने से गोली खा के आना, मैं चेक करूंगा तुम्हारी बॉडी को। अगर तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारी बॉडी को खोल के मैं चेक करूंगा। अगर सामने से गोली नहीं लगेगी, नहीं लगी हुई होगी, तो मैं तुम्हारा अंत्येष्टि नहीं करूंगा। जोरदार ताली। इसी के साथ आप लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।